जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, आग्रह होगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने के बाद शेयर तो करें ही, अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जाकर दें। आप आज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हेमंत कुमार झा के विचार सुनने और गुने। यह प्रासंगिक है और झकझोरते हैं। कोरोना संकट के दौरान लंबा लॉकडाउन था, स्कूल बंद थे और बच्चों की पढ़ाई एक समस्या बन गई थी। घरों में बंद रहने को मजबूर लोग अपना अधिकतर समय टीवी और मोबाइल पर बिता रहे थे। लोग डरे हुए थे और आगे क्या होगा इसको लेकर सशंकित थे। उस दौरान टीवी और मोबाइल पर सबसे अधिक दो तरह के विज्ञापन आ रहे थे। पहला ऑनलाइन पढ़ाई करने वाली कंपनी बायजूस का और दूसरा मेडिकल बीमा कराने वाली कंपनियों का। उस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य खासी चर्चा में था और आपसी बोलचाल में एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल होने लगा था, आपदा में अवसर। तो उस अकल्पनीय आपदा के दौर में ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाली और मेडिकल बीमा देने वाली कंपनियों ने अपने लिए अवसर को पहचाना और आम लोगों का मनोवैज्ञानिक दोहन कर भारी लाभ कमाने की होड़ में लग गई। लोग टीवी खेलते थे, मोबाइल खेलते थे, सामने शाहरुख खान हाजिर हो जाते थे। आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, डोंट वरी, बायजूस है ना। यह आपके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराकर निजी ट्यूशन का बेहतर विकल्प देगा। मेंटोर बच्चों से पर्सनली बात कर डाउट क्लियर करेंगे, आदि आदि। लोगों को लगता था कि घरों में बंद बच्चे ऑनलाइन कोर्स में लगेंगे तो पढ़ाई पटरी पर आ जाएगी। आखिर बदलते दौर के साथ तालमेल बिठाने वाले ही आगे बढ़ते हैं। लोग कुछ सोच विचार कर ही रहे होते थे कि अचानक से उनके मोबाइल की घंटी बजती थी। कॉल रिसीव करते ही उधर से कृत्रिम आत्मीयता से भरी आवाज़ आती थी, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। वह बायजूस कंपनी का एजेंट होता था जिसका काम था ग्राहक जुटाना। पता नहीं उन्हें कैसे उन लोगों के नंबर मिल जाते थे जिनके स्कूल गोइंग बच्चे होते थे। लोग फूट पड़ते थे। स्कूल और ट्यूशन के बगैर बच्चों के दिशाहीन होने का रोना रोने लगते थे। फिर वह एजेंट शाहरुख स्टाइल में बोलता था, डोंट वरी, हम हैं ना। फिर वह कंपनी से बच्चों को जोड़ने के लाभ तफसील से बताता था, फीस स्ट्रक्चर बताता था और अंत में यह बताना नहीं भूलता था कि अगले साल 2 साल तक की एक मुश्त फीस कंपनी ही आपकी तरफ से जमा करवा देगी, आप मासिक किस्तों में बकाया चुका देना। अपने बच्चों को दुनिया की रेस में आगे देखने की हसरतें पाले मध्यम वर्गीय लोग उस एजेंट की बातों में आ जाते थे और उसकी हर शर्तें मानने को तैयार हो जाते थे। मैं भी उनमें से एक था। वह 2020 का जून या जुलाई का महीना था। बार बार फ़ोन आता था, मैं फला कंपनी से बोल रहा हूँ, कैसी पढ़ाई चल रही है सूरज और दिव्या की। तब मेरा बेटा सूरज 8वीं और बेटी दिव्या 5वीं क्लास में पढ़ते थे। लबुलुआब यह कि लंबे ही खींचते चले जा रहे लॉकडाउन के इस दौर में मैं उस एजेंट की बातों में आ गया। आनन फानन में 1,10,000 में डील फाइनल हुई और 10,000 एडवांस देकर बाकी की रकम 12 किस्तों में मेरे अकाउंट से काट लिए जाने का करार हो गया। जब तक पैसों के भुगतान की प्रक्रिया फाइनल नहीं हुई तब तक फ़ोन पर फ़ोन, कभी एजेंट का, कभी एजेंट के बड़े एजेंट का, कभी उससे भी बड़ी एजेंट का। सबके स्वर शहद से भी मीठे। सबकी बातों में मेरे बच्चों की पढ़ाई को लेकर भारी चिंता। बाजार तमाम एजेंटों को ग्राहकों को फंसाने का गुर सिखा ही देता है। अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर उन एजेंटों के चिंतातुर स्वरों को सुनकर मैं भी भावुक होकर उनसे बातें करने लगता था अब मेरे बच्चे नए ज़माने के साथ कदम ताल करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, शाहरुख खान के शब्दों में मेंटोर तमाम डाउट्स क्लियर करेंगे। जब पैसों की डील फाइनल हो गई और एडवांस दे दिया गया, अकाउंट से नियमित कटौती की प्रक्रिया निर्धारित हो गई, तब दोनों बच्चों को 2 टैब भेजा गया जो बताए गए मॉडल से कमतर था। मैंने शिकायत की लेकिन अब उन्हें मुझसे सुनने की फुर्सत नहीं थी। वे अगले किसी पिता को प्रभावित करने में लग गए होंगे। निसंदेह
टैब में वीडियोज़ के रूप में जो पाठ्य सामग्रियाँ डाली गई थी वे अच्छी थी। साथ में कुछ किताबों की शक्ल में स्टडी मटेरियल भी भेजे गए थे। उसके बाद किसी ने न मुझे कभी फ़ोन किया न मेरे बच्चों को। मेरा नंबर तो उनके पास था ही, मैंने बच्चों से डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए एक अलग नंबर भी उन्हें दे दिया था। एक आध महीने के बाद एक दिन शाम को 5 बजे एक महिला का फ़ोन मेरे नंबर पर आया कि बच्चों की पढ़ाई का क्या हाल है। मैंने उन्हें फिर से वह अगला वाला नंबर लिखा दिया और कहा कि उसी पर बच्चों से बात होगी। उन्होंने अगले 2-3 महीनों में मुश्किल से 1 या 2 बार फ़ोन किया और जानबूझकर शाम को 5 या 6 बजे किया, जब बच्चे खेलने के मूड में होते हैं। फिर वह फ़ोन आना भी बंद हो गया। इधर से जब मैं कॉल करता तो उधर से कंप्यूटर से कुछ आवाज़ें आती जो मैं समझ नहीं पाता था। हालांकि हर महीने की एक निश्चित तारीख को एक निश्चित रकम मेरे अकाउंट से कट जाया करती थी। मैं समझ गया कि बाज़ार ने अपने आक्रामक अंदाज में पहले मुझे प्रभावित कर ग्राहक बना लिया और अब जब पैसों की डीलिंग करके मैं खुद को हार बैठा तो अब मेरा कोई मूल्य उनकी नज़र में नहीं है। मैंने सोचा कि शायद वे महानगरों में रहने वाले ग्राहकों को अधिक तवज्जो देते होंगे और मानकर चलते होंगे कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य के एक नामालूम से कस्बे में रहने वाले मेरे जैसे आदमी की विसाख क्या है। पैसा तो ले ही लिया, नियमित कटौती हो ही रही है अकाउंट से, इससे अधिक मुझसे मतलब ही क्या है। बात रही बच्चों की पढ़ाई की तो वह उनकी नहीं मेरी चिंता है। शिकायत करने की न फुर्सत न मानसिकता रही मेरी। एक आध बार मेंटोर से ऊपर के किसी अधिकारियों का फ़ोन आया तो मैंने जले भुने शब्दों में अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसने आश्वस्त किया, लेकिन फिर न कोई फ़ोन आया न बच्चों से किसी ने कोई बात की। कुछ महीने के बाद एक दूसरी महिला का फ़ोन मेरे ही नंबर पर आया। शाम के 6 बजे के करीब बोली कि मैं नई मेंटोर हूँ, सूरज और दिव्या की। मैंने उनसे अपनी निराशा व्यक्त की, उन्होंने भी आश्वस्त किया। हालांकि बच्चों का नंबर दिए जाने के बाद भी उनका कोई फ़ोन कई महीनों तक नहीं आया। इस बीच मेरे अकाउंट से तयशुदा कुल रकम काटी जा चुकी थी और बायजूज़ के मुनाफे में शामिल हो चुकी थी। साल गुजर गया। अचानक से एक दिन शाम में कंपनी से किसी का फ़ोन आया। मैं फट पड़ा और उसे बुरी तरह डांट लगाई कि तुम किसी ऐसी कंपनी में क्यों नौकरी करते हो जहां ग्राहकों को फंसाकर उनसे रुपये ऐंठने का ही काम होता है। बहुत गुस्से में था मैं और उसे यह भी बताया कि मेंटोर कभी ध्यान नहीं देती और महीनों के अंतराल पर जब फ़ोन करती भी है तो शाम के उस समय जब बच्चे खेलने में लगे होते हैं। कल होकर मेंटोर का फ़ोन आया। कंपनी ने शायद हड़काया हो, लेकिन समय वही 5:30 बजे शाम, स्वर निर्विकार जैसा। कैसी पढ़ाई चल रही है बच्चों की। मैंने उन्हें भी खूब डांटा कि अब मेरे बच्चों की चिंता मत करो, प्रोफेसर के बच्चे हैं, जैसे तैसे पढ़ ही लेंगे। मैं समझ गया हूँ कि तुम सब ने मिलकर मुझे ठग लिया है। तुम्हारी कंपनी का भट्ठा बैठना तय है, क्योंकि ठग ठग कर बिजनेस में बहुत दूर तक नहीं जाया जा सकता। जो बायजूस कंपनी कोरोना संकट के दौरान बेहद तेज वृद्धि दर दर्ज करती देश की सबसे प्रमुख स्टार्टअप कंपनी बन गई, जिसने भारतीय क्रिकेट की स्पॉन्सरशिप हासिल कर खुद का बड़ा नाम बनाया, अब खबरों में देख सुन रहा हूं कि वह उतनी ही तेज़ी से ज़मीन सूंघने लगी है। वह 2020 था जब कंपनी उछाल मारने लगी थी। यह 2023 है जब खबरें बताती है कि कंपनी की रेवेन्यू 1/4 भी नहीं रह गई है और उसकी कुल औकात भी घटकर 5वें हिस्से भर रह गई है। यह तो होना ही था। बायजूस कंपनी उदाहरण है कि ग्राहकों को ठग कर एक सीमा से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन मेरे जैसे हजारों लाखों साधारण लोगों को लाख लाख रुपए का चूना लगाकर कंपनी ने जितने लाभ कमाए उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। बाजार इसी आक्रामकता के साथ अब व्यवहार करता है। वह ग्राहकों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित कर उनमें मांग पैदा करता है। बहुधा यह कृत्रिम मांग भी होती, फिर लोगों के साथ छल करके करोड़ों अरबों रुपए कूट लिए जाते हैं। फिर कंपनी की असफलता का ठिकरा छोटे कर्मचारियों पर डालकर उनकी छटनी कर दी जाती है, जैसा कि बायजूस ने हजारों कर्मचारियों की छटनी कर दी और लगातार कर ही रही है। अब तो ऑनलाइन पढ़ाई के ढेरों प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, उनमें से
कुछ अच्छी पढ़ाई करवाते हैं और फीस भी ज़्यादा नहीं लेते। इसी साल 10वीं पास कर चुका मेरा बेटा, उनमें से कुछ प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है और अच्छा रिमार्क देता है उनके बारे में। अब हम लोग बायजूस नामक हादसे से उबर चुके हैं, लेकिन भूले नहीं हैं कि किस तरह उसने हमें चूना लगाया। बाज़ार में उसकी गिरावट, भारी गिरावट की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं। उसे गिरना ही था। उम्मीद है कि ऑनलाइन पढ़ाई करवाने वाली कंपनियां बायजूस की शुरुआती बेहिसाब सफलता और अंत में ज़मीन सूंघने के उदाहरण से ज़रूर सीख ले रही होगी। तो आज इतना ही। नमस्कार।